नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द पास आने वाली है। अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे चीज़ों का बस सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं तैयार है, मुझे वो नहीं तैयार है, तो मत सोचिए। जितना आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी उसको मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करिए। कम टाइम में जीके जीएस का मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। सारी चीज़ों को रिवीजन होगा, हर एक पॉइंट का रिवीजन कराऊंगी। अगर आपने मान लो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देखा तो सिर्फ और सिर्फ इस रिवीजन सीरीज को देखकर जाइए। अगर 5 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आते हैं तो आप 4 क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज आपके एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन क्लास आई है। इसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में महाजनपद काल और मौर्य काल, अशोक के पूरे शिलालेख, अशोक के जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मौर्य काल से जो भी स्थापित कला थी, उन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम का ट्रेंड देखा होगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो बस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम टाइम में रिविजन करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो छोटे छोटे जनपद थे ना, अब धीरे धीरे महाजनपद में तब्दील हो रहे थे और इस प्रकार से 16 महाजनपद बन जाते हैं। इन 16 महाजनपद को हम षोडश जनपद के नाम से कहते हैं। अब षोडश जनपद का पहली बार उल्लेख कहाँ पे मिलता है? एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, इसके साथ साथ एक जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। इन दोनों में क्या होता है, षोडश जनपद का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, षोडश जनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? तो अंगुत्तर निकाय का संबंध है आपके बौद्ध धर्म से, जबकि भगवती सूत्र का संबंध किससे? जैन ग्रंथ से संबंध है। अब आपके 16 महाजनपद कौन कौन से थे? देखो, 16 महाजनपद में से 8 आपके जनपद उत्तर प्रदेश में थे। जैसे 16 महाजनपदों में क्या हुआ है, आपका मगध का बहुत उत्कर्ष हुआ है। तो मगध के अलावा सर्वाधिक उत्कर्ष किसका था? काशी का। काशी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। 16 महाजनपदों में असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। बाकी सारे जनपद कहाँ पे थे? आपके उत्तर भारत में। तो उस महाजनपद की राजधानी से क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। असमक की राजधानी थी पैतन या पोटन, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। असमक एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी की थी माहिष्मती। जो आप बाहुबली मूवी देखते हो ना, अवंती राज्य के ऊपर ही बनाई गई थी, जो माहिष्मती का वर्णन मिलता है। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, या कुछ जगह पे इसको पुष्प कलावती के नाम से जानते हैं। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। तो आपके इस प्रकार से 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानी से क्वेश्चन पूछता है। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती और काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की थी श्रावस्ती। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। मल्ल की थी कुशीनारा और पावा। पांचाल की थी अहिचत्र। अहिचत्र किसकी थी? उत्तरी पांचाल की, जबकि काम्पिल किसकी थी? दक्षिणी पांचाल की। सूरसेन की क्या थे? मथुरा। और वत्स की थी कौशाम्बी। अब देखो, इनका उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में था या बिहार में कौन से क्षेत्र में था? तो उत्तर प्रदेश वाले जो हमने वीडियो डिस्कस किया तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जैसे काशी आपके कौन से क्षेत्र का था, तो भैया आपका कुरु इंद्रप्रस्थ किस क्षेत्र के आ रहा था, मेरठ क्षेत्र में कौन आ रहा था, तो आपका फर्रुखाबाद क्षेत्र में कौन आ रहा था। ये चीज़ हम यूपी जीके की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसी टाइम पे क्या होता है, बुद्धकालीन भारत के 10 गणराज्य पे होते हैं। 16 महाजनपद में से कुछ आपके क्या थे? गणराज्य थे। जैसे पहला गणराज्य कौन सा था? सबसे प्राचीनतम गणराज्य वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्लों में युद्ध क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और कुशीनगर का जिला मुख्यालय क्या है? पटरौना। कुशीनगर में ही तो आपका महापरिनिर्वाण मंदिर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? पहली घटना महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की। दूसरी घटना ज्ञान प्राप्ति की, जिसे हमने संबोधि कहा था। तीसरी घटना धर्मचक्र परिवर्तन।
जब इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो चौथी घटना इनके मृत्यु की घटना, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते थे। राम ग्राम के कोली थे, तो कपिल वस्तु के शाक थे। कपिल वस्तु के शाक से तो गौतम बुद्ध का संबंध था। ये कपिल वस्तु के शाक गढ़राज के तो राजकुमार थे। फिलिपिन के मौर्य थे, और ये फिलिपिन के ही मौर्यों, इन्होंने ही बाद में क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना भी यही मौर्य के नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। अलक्कम के क्या थे, बुल्ली थे। केशवपत के कला भाग थे। सुमयगिरी के भक्त थे। ये बुद्ध काल के 10 महत्वपूर्ण गढ़राज थे। तो 16 तो जनपद थे, उसमें से गढ़राज कितने थे, तो आपके 10 गढ़राज थे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कहते थे वैशाली के क्या थे, लिच्छवी थे। मिथिला के क्या थे, विदेही थे। कुशीनारा के मल थे। पावा के मल थे। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि भैया मगध वंश के बारे में, क्योंकि षोडश जनपद में सर्वाधिक जो प्रभावशाली वंश के रूप में आया है तो आपका मगध आया है। मगध में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है, देखो मगध में सर्वाधिक जो प्रमुख वंश रहा है वो तो आपको मौर्य वंश रहा है, लेकिन मगध में शासन करने वाला पहला वंश तो कौन सा था, हर्यक वंश। कुछ आपके पुराणों में, किवंतियों में कहा जाता है कि बृहदत्त वंश इस वंश का प्रमुख शासक था। बृहदत्त का ही बेटा था जरासंध, वही जरासंध जिससे महाभारत काल में भीम के युद्ध का वर्णन करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से आपको कहीं भी आपका बृहदत्त वंश का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कुछ किवंतियों में कुछ जगह पे ऐसा वर्णन है कि बृहदत्त वंश आपका मगध में शासन करने वाला पहला वंश था, और बृहदत्त वंश का ही आपका राजा था जरासंध। जरासंध से ही भीम ने क्या किया था, युद्ध किया था। मल्ल युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, महाभारत काल में आपने देखा भी होगा। लेकिन आपको वंशावली जो मिलती है, ऐतिहासिक प्रमाण, आपको मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, हर्यक वंश की स्थापना किया था आपके बिंबिसार ने। शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने की थी। नंद वंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमुत शुंग ने किया था। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था, सिमुक ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना किया था। ये मगध में शासन करने वाले प्रमुख वंश हैं। अब सबसे पहले मौर्य शासकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ चंद्रगुप्त मौर्य तक के वंश को हम मौर्य वंश बोलते हैं। इसके बाद के जो काल आएंगे उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहदत्त। इसके साथ साथ आपको पहला भी बृहदत्त वंश का वर्णन मिलता है, लेकिन ये वो बृहदत्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वंश, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहदत्त था। मौर्य शासक कौन कौन से हुए, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य वंश की स्थापना। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार का ही बेटा था अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रभावी शासक बनता है। बिंदुसार के बाद अशोक बनता है। अशोक के बाद उनका बेटा दशरथ। दशरथ के बाद संप्रीति। संप्रीति के बाद शालीसुख। इसके बाद देववर्मन। इसके बाद शतधन्वन और बृहदत्त। इंपॉर्टेंट आपके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपके अशोक, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं दो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसको, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो फिर नंद वंश की स्थापना किसने किया था, नंद वंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, इनके कुछ और नामों का वर्णन मिलता है क्या, हाँ जी, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य के कुछ और नामों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी कौन था, चाणक्य था। चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक आपकी राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। अर्थशास्त्र किताब में क्या हुआ है, सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, राजा के गुणों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसके साथ लिया था, भद्रबाहु के साथ। और जैन धर्म की शिक्षा से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन से, भद्रबाहु से शिक्षा लिया था, और श्रवण बेलगोला पद्धति के द्वारा। जैन धर्म में एक पद्धति होती श्रवण बेलगोला, जब व्यक्ति को लगता है कि अब उसकी अंतिम अवस्था आ गई, अब उसकी डेथ होने वाली, तो अपना अन्न जल त्याग कर देते हैं। इसी पद्धति को हम संलेखना पद्धति कहते हैं। और संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछते।
पढ़ने को तो आपने सबने जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भैया सेल्कोस निकेटर आया था, सेल्कोस निकेटर उनका राजदूत था। सेल्कोस निकेटस का राजदूत कौन आया था? इंडिका पुस्तक लिखी थी उसने मेगास्थनीज ने। सेल्कोस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया या हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरैकस था। इनका घोड़ा के नाम था क्या? उनसे नगर की स्थापना किया था। लेकिन वो सब चीज़ तब पढ़ी थी जब आपको डिटेल की जरूरत थी। अभी आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहदत्त होता है। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसके सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। ये कौन से धर्म को मानते थे? तो इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे? भद्रभाव से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सरनेकला पद्धति से कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ अपने प्राण त्यागे थे। इनके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज इनके दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने एक किताब कौन सी लिखी थी? इंडिका। इंडिका किताब किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। इतना ध्यान रखिएगा, बस क्वेश्चन इतने से ही पूछेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अशोक के एग्जाम से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, तो अशोक के जुड़े जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 305 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। जब सेल्यूकस निकट पराजित होने लगा था तो इसने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए थे। इसी टाइम पे सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। मेगस्थनीज ने इसके बारे में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्रेटस कहा था। इसी के साथ साथ मौर्यों की राजधानी जो राजगृह थी उसको इन्होंने क्या बोला था? पोलिब्रोदा बोला था। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र होता है। दास प्रथा उसने कहा था नहीं है। लेकिन कला का अभाव है, भारत में अकाल नहीं पड़ते, ऐसी कुछ बातें मेगस्थनीज ने भारत के बारे में लिखी थी। मेगस्थनीज ने कहा था कि भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं। इन जातियों का वर्णन कैसा था कि भाई लोग कैसा काम करते हैं? तो उसने कहा सबसे पहले तो भारत में दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरे पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद है। ये 7 प्रकार की जातियों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। इसने क्या किया था? प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किया था। अर्थशास्त्र में राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया। सप्तांग सिद्धांत में कहा गया कि राजा कैसा होता है? राजा उस शीशी के समान होता है, शीश के समान। जबकि अमात्य उसके मंत्री क्या होते हैं? राज्य की आंखें होती हैं। जनपद क्या होते हैं? राज्य की जंघाएं होती हैं। दुर्ग क्या होते हैं? राज्य की भुजाएं। कोष राज का मुख होता है। दंड राज का मस्तिष्क होता है। मित्र राज के कान होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस किताब में? अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत की रचना किस किताब में? अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य ने। अब इसी टाइम पे क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य जब श्रवणबेळगोळ में कर्नाटका में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति। उसके पश्चात उसका बेटा कौन बनता है? बिंदुसार। बिंदुसार राजा बनता है। अब बिंदुसार राजा बनता है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई। बिंदुसार को एक तो बोलते थे अमित्रघात। अमित्रघात किसको कहते थे? अमित्रघात कहते थे आपके बिंदुसार को। अब बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस से क्या हुआ था? 3 चीजें मांगी थी, मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंटिओकस ने क्या कर दिया था? मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दिया था, लेकिन उसने कहा था कि हम दार्शनिक आपको नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ इनकी माता का क्या नाम था? इनके माता का क्या नाम था? बिंदुसार की माता का नाम था आपके दुर्धरा। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा था। इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब बिंदुसार का ही बेटा कौन होता है? अशोका, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। तो हम अशोक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अशोक की माता कौन थे? अशोक की माता थी शुभद्रांगी देवी। पिता कौन थे आपके? पिता थे बिंदुसार। इनका प्रचलित नाम क्या था? देवा नाम प्रियदर्शी इनका प्रचलित नाम था। राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्योड़न के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में इनका राज्योड़न हुआ था। इनके जो अभिलेख मिले हैं मुख्य रूप से भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा, लेकिन ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक लिपियों में मिले हैं। इसी के साथ साथ अशोक के कुछ और नामों का, अशोक नाम का उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम अभिलेख। 4 अभिलेखों में अशोक के अशोक नाम का वर्णन मिलता है।
अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब आपके कलिंग युद्ध होते हैं, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का पूरा हृदय परावर्तित हो जाता है। फिर उसने अपनी बेटी संघमित्रा को, पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका वगैरह भी भेजा। अब अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। अशोक के दीर्घ शिलालेख कितने हैं? दीर्घ शिलालेख कुल 14 हैं, जो कि हमारे 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख कितने? स्तंभ लेख 7 हैं, जैसे लौरिया आर्याज का, इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ का, रामपुरवा का, दिल्ली तोपड़ा का, दिल्ली मेरठ का, प्रयाग का, संकिसा का। इसी के साथ ये आपके प्रमुख स्तंभ लेख हैं, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 14 जो दीर्घ शिलालेख थे, तो पूछता है किस शिलालेख में किसका वर्णन का। जैसे पहले शिलालेख में जीव हत्या के निषेध का वर्णन किया गया था। दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यन, केरलपुत, ताम्रपर्णी, यवन, राजा एंटियोक, उनके पड़ोसी राज्यों और मानव पशु चिकित्सा का वर्णन। तीसरे राज्य में युक्त, रज्जक, प्रदेशिक नामक 3 अधिकारियों का वर्णन किया गया। देखो 3 जो प्रमुख अधिकारी होते थे, पहला युक्ति, रज्जुक और प्रदेशिक नामक, इन तीनों का वर्णन तीसरे शिलालेख में किया गया। देखो चौथे शिलालेख में भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया गया था। 5वें शिलालेख में कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने क्या किया था? धम्म महापात्रों की नियुक्त किया था। 6वें अभिषेक में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश था। संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, ऐसा कहाँ पे कहा गया? 7वें में। 8वें में अशोक द्वारा धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया गया था। 9वें में धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। 10वें में धम्म की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया था कि भाई धम्म की नीति का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। 11वें शिलालेख में धम्म दान का उल्लेख किया गया। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता का। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे होता है? उड़ीसा का क्षेत्र में। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और कलिंग का प्रसिद्ध राजा कौन था? खारवेल। खारवेल आपका कलिंग का प्रसिद्ध राजा था, ध्यान रखिएगा। कलिंग की राजधानी थी तोसली। 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध के पश्चात ही अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन आपके 13वें शिलालेख में मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख भी आपके लिए 13वां ही है। इसी के साथ साथ 13वें शिलालेख में हमें 5 यवन राजाओं को, चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी, 5 राजाओं का भी वर्णन मिलता है। और सभी लेखों उपसंहार स्वरूप है 14वां शिलालेख। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसी के साथ साथ क्या हुआ था? मौर्य की प्रशासन इकाई। देखो मौर्य साम्राज्य को हमने सबसे पहले प्रांतों में डिवाइड किया था। अब प्रांतों के बाद उसको फिर मंडल में डिवाइड किया था। मंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रविष्टा होता है। इसके बाद उसे आहार या विषय में, आहार या विषय का प्रमुख था विषयपति। आहार या विषय के बाद भी उसको स्थानीय 800 ग्रामों को समूह में डिवाइड किया था। उसके बाद द्रोणमुख में, खारवटिक में, संग्रैण में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? साम्राज्य। बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ साथ मौर्य साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया सीता अध्यक्ष किसको कहते थे? तो पहला था आपका कूपा अध्यक्ष। कूपा अध्यक्ष उसको कहते थे जो वन विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष उसे कहते थे जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। विवाहिता अध्यक्ष किसको बोलते थे? विविता, जो चारा गाँव की पशु सुरक्षा अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। पढ़ने अध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवा अध्यक्ष किसको बोलते थे? जो मापतौल विभाग का। लचड़ा अध्यक्ष जो टकसाल का अध्यक्ष होता। अकरा अध्यक्ष किसको बोलते थे? जो विभाग का, खान विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके साथ साथ यहाँ के कुछ जो प्रमुख विभाग थे, उन विभागों को हम तीर्थ के नाम से जानते थे। कितने थे? प्रमुख रूप से 18 तीर्थों का वर्णन मौर्य सम्राट में मिलता है। इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया युवराज किसे कहते थे? समार्ता कौन होता था? ये कौमार्ती कौन होता था? या प्रतास्ता कौन होता था? तो एक बार सुन लीजिए। हो सकता है कि चीज़ें आपको टफ लगे, नहीं याद हो रही हो, लेकिन जब एक बार सुन लोगे ना 1 से 2 बार, तो जब आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा ना, तब इन सब चीज़ों के आंसर आप टिक कर पाओगे। प्रधानमंत्री किसको कहते थे? पुरोहित को कहते थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समार्ता आपका राजस्व अधिकारी। सन्निधाता क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति किसको कहते थे? सैन्य मंत्री को।
फौजदारी का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक दीवानी मामलों के कौन होते थे? व्यवहारी। दंडपाल जो सैन्य को संसाधन एकत्र करने। अनंतपाल, अंतपाल किसको होते? जो सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करता था। इसी के साथ साथ आपकी क्या करते? जो राजा का निजी अंगरक्षक होता था उसे अंतवर्षिक। वन विभाग का प्रमुख कौन होता था? आठविक होता था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता था? नायक, जो सेना का संचालन करता था। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो आपका अभिलेख होते हैं, कुछ शिलालेख होते हैं, कहाँ से मिलती है और किसका वर्णन मिलता है, इन सब चीजों को देख लीजिएगा। जैसे गिरनार का अभिलेख कहाँ पे मिलता है? गिरनार का अभिलेख आपके जूनागढ़ गुजरात में। साहिजाबगढ़ी का अभिलेख पेशावर पाकिस्तान में। धौली का अभिलेख कहाँ पे मिलता है? धौली शिलालेख मिलता है पूरी उड़ीसा में। चौगढ़ का मिलता है गंजाम उड़ीसा में। कालसी का देहरादून उत्तराखंड में। सोपरा का ठाणे महाराष्ट्र में। मानसेरा का हाजरा पाकिस्तान में। एरंकुंडी का कुरनूल आंध्र प्रदेश में। कंधार का अफगानिस्तान में। सन्नती का गुलबर्गा और कर्नाटका में। ये सारी चीज़ों को याद रखिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेज आ रही, उन सारी क्लासेस को देखिए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।